होगा, 2 ही बैच आता था ना इसमें, नेरूल और आरटीपीएस, या मैं भूल गया किसी बैच को ऐड करना। 19 दिख रहे हैं, तो 2 मैं हूँ, मतलब 17 लोग हैं। और आते हैं क्या, अंदाजा है? भूल गया मैं। सर 19 यानी कि हमारा एक बैच है, वो मॉर्निंग वाला है। अच्छा, हाँ आपका एक बैच है, आपका एक बैच है और एक आरटीपीएस का बैच है। आरटीपीएस का बैच नंबर 1, उसमें शायद 6 बच्चे हैं। और अब हाँ ठीक है, फिर ठीक है, उनका तो इवनिंग में है बाकी लोगों का। ठीक है। चलिए स्टार्ट करूं। अटेंडेंस में नाम देख लूं। आदित्य, आर्यमन, आशीष, आयुष, भौमिक, दिवेश, गणेश, निनाद, प्रतीश, सम्यक, श्वेतांग, सामग्री, ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में ये सब बता चुका हूं ना, लाइन लाइन वाले करंट में कितना ये होता है, रिंग में कितना होता है, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप हो तो क्या होता है, फोर्स, टॉर्क, ये सब बता चुके हैं शायद। अभी बचा सोलेनॉइड बचा शायद, है ना? सोलेनॉइड बचा और एम्पियर सर्कुलर लॉ, 2 चीजें बची है इसमें। हाँ सर। चलिए लिखिए। सो नेक्स्ट हेडिंग इज सोलेनॉइड। रिकॉर्डिंग ऑन किया है? हाँ। सोलेनॉइड क्या होता है मालूम है? सर वो एक मतलब आयरन के आसपास कॉइल लपेटते हैं, उसके बाद उसमें उसको शायद सोलेनॉइड बोलते हैं, मतलब ठीक है, सुनो 2 मिनट सुनो सब। वो सब तो ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर था, तो कैपेसिटर का क्या काम था बताइए कोई? चार्ज स्टोर करना। कैपेसिटर क्या करता था? एनर्जी स्टोर करता था। हाँ, एनर्जी स्टोर करता था। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो बाकी तो देखेंगे। तो सोलेनॉइड भी क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है, पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो बाकी वो सब स्कूल वाले डेफिनेशन अलग। काम की बात यह है कि ये एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। सर एनर्जी फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, तो कैपेसिटर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, याद है? हाँ सर।
जिस इलेक्ट्रिक ओके फील्ड की वैल्यू हम लोग डिराइव करते थे। ठीक वैसे ही बाकी तो डेफिनेशन स्कूल वाला अलग है। सोलेनॉइड में भी क्या है कि सोलेनॉइड के में भी इसके अंदर एक यूनिफॉर्म सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाता है। कैसे और कितना ये अभी देखेंगे। तो ये एक अंदर में हॉलो है, हॉलो सिलेंडर है, इसके ऊपर हम एक वायर लपेट देते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एक वायर लपेटते हैं कुछ इस तरह से, तो देखते हैं कि इसके अंदर एनर्जी या जो भी है वो स्टोर हो पाती है, नहीं होती है तो कितनी होती है, फील्ड होता है या नहीं तो क्या होता है, ये अभी जस्ट चेक करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ये ड्राइंग समझ लेना, एक में वायर नीचे तक नहीं पहुंचा तो समझ लेना, कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, करंट के फ्लो को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर करंट ऐसे आ रहा है ना। तो ये आपको लग रहा है कि जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था, ये ऐसे ऐसे ही खूब सारे लूप हैं, है ना। हाँ सर। और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता तो हर जगह था, हम लोग एक्सिस पे निकालते थे। तो ठीक वैसे ही इसमें क्या है, अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो मेरे साइड देखो, कहीं भी देखेंगे इस जो बीच में खाली जगह है हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर के अंदर, उसके अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम दिख रहा है आपको। हाँ वैल्यू सर। बाद में आते हैं, लेकिन जितने भी कॉइल हैं ये सबके कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिख रहा है इस खाली जगह के अंदर। ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है मुझे नहीं पता, बट ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ना। हाँ तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या होगा, इसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो इस सोलेनॉइड का ज्योमेट्रिकल लेंथ L है, इस सोलेनॉइड का रेडियस R है, और इसमें जो वायर की वाइंडिंग की हुई है इसमें टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग N है। वाइंडिंग बोल दो, टर्न बोल दो, तो कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो N हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये सब नोमेनक्लेचर एक बार देख लेते हैं। इसमें से I हो गया करंट इन ईच टर्न, और R हो गया रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, और L हो गया लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये ज्योमेट्री समझने में किसी को कोई दिक्कत? इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे तो सोलेनॉइड के, अब ये इस डायग्राम को बार बार ऐसा बनाने का मतलब नहीं है, तो ये जो सोलेनॉइड का एक्चुअल डायग्राम दिख रहा है इसका टेक्निकल डायग्राम मैं ऐसा बना देता हूं। इस टेक्निकल डायग्राम का मतलब ये है कि आगे हम लोगों को सारी वर्किंग करने में आसानी होती है। आसानी इन द सेंस कि इस सोलेनॉइड का मैंने मान लीजिए टेक्निकल डायग्राम ऐसा बनाया,
टेक्निकल डायग्राम का मतलब ये है, अगर इस सोलेनॉइड को हम कट करके क्रॉस सेक्शन देखें तो ऊपर के पोर्शन पर करंट अंदर की ओर जाता हुआ दिख रहा है अपने डायग्राम में, और नीचे वाले पोर्शन से करंट प्लेन के बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक क्रॉस और डॉट का एक कॉम्बिनेशन जो हुआ आपका, ये एक कॉम्बिनेशन एक सर्कुलर रिंग हो गया। हाँ सर। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ। ये विजुअलाइज हो रहा है सबको? ये जो सोलेनॉइड का डायग्राम हमने ऊपर बनाया है ये वही है, नया कुछ नहीं है। ये बात विजुअलाइज हो रही है या नहीं? हो रही है सर। ठीक है, तो अब हमारा पर्पस है कि इस सोलेनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये ढूंढिए, कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड पर। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, अब छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीजें बता दूं कि सोलेनॉइड जिसके ऊपर वाइंडिंग की हुई रहती है, ये जो आपका हॉलो सिलेंडर है, ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर है। चलिए, तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड जनरल निकालते हैं। हालांकि आप लोगों को मोस्टली जो यूज होगा वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड का होगा, या ऐसे पॉइंट पे होगा वैसे पॉइंट पे होगा, हम लोग जनरल निकालते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट magnetic field at a point on the axis of solenoid. तो सोलेनॉइड के एक्सिस पर जहां मन करे, मान लो मैंने यहां पर एक पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट पी, ये दोनों एक्सट्रीम है इसका, एक यहां और एक यहां। तो जस्ट मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम लोग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, जैसे हम लोग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये किया था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो दोनों एक्सट्रीम अल्फा बीटा पर निकाल लिया था, और उसके बाद अल्फा बीटा के अलग अलग कंडीशन पे सारे वेरिएशन मिल गए थे। याद है? बोलिए बेटा। तो ठीक वैसे ही इनसाइड किसी पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि कहां से बाहर भी निकाल सकते हैं, जहां हम कहीं भी किसी पॉइंट पर, कि ये एंगल मेरा अल्फा है, यहां से शुरू करो, तो ये यहाँ पर अल्फा एंगल बनाता है और यहाँ पर बीटा एंगल बनाता है। तो ये जनरल पॉइंट पर अगर मुझे मिल जाए तो हम लोग इस अल्फा बीटा की वैल्यू के साथ प्ले करके किसी भी जनरल पॉइंट के लिए निकाल नहीं सकते हैं ना? है ऐसा? हाँ सर। है ना? अच्छा, अब निकालेंगे कैसे? तो मैं आपको पहले तो एक हिंट देता हूं कैसे करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। यहां से थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेंगे, तो इतने सेगमेंट में ये जो एक रिंग बनेगा, ये इस रिंग के एक्सिस पर का पॉइंट हो गया। तो रिंग के एक्सिस पर के पॉइंट का फॉर्मूला मिल गया,
तो इसी थीटा और डी थीटा को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा। बोलिए। यस सर। कोशिश कर सकते हैं। हाँ सर। तो पहले क्या है कि जो भी मैंने लिखा है उसको लिखिए, फिर उसके बाद इसको कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ अगर दिक्कत होती है तो। दिक्कत होने के चांसेस इसमें थोड़े हैं। कॉपी कर चुके हैं सब लोग? हाँ सर। चलिए आगे देखिए, 1 मिनट। सब लोग देख रहे हैं? चलिए देखिए, मैं क्या करता हूं, वेरिएबल थीटा आर ये सब, यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस ले लेता हूं इसका। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस dx थिकनेस में ये जो एक रिंग बना, इस रिंग में करंट di कितना होगा? सर I कैपिटल N अपॉन कैपिटल N इंटू dx। तो टोटल लेंथ L में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो ये N/L करंट पर यूनिट लेंथ हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। और एक टर्न में करंट I है, तो ये करंट पर यूनिट टर्न हो गया, पर यूनिट लेंथ। और dx लेंथ में कितना होगा? तो इतना होगा। ये बात समझ आई सबको? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक टर्म कैपिटल N/L एक नया लिख देते हैं, जिसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि इतने बड़े कांस्टेंट टर्म को कहां लेके घूमे, तो ये हो गया N इंटू I इंटू dx, ये di हो गया। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा सर्कुलर लूप है, इस लूप का रेडियस हो गया r और ये डिस्टेंस हो गया x। x को r थीटा में कभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। ये हो गया अगर x, तो किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और किधर होता है। तो पहले तो डायरेक्शन देख लीजिए। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो थंब को हम रखे करंट के डायरेक्शन में, है ना। तो पॉइंट जो हमारा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा? सर फॉर्मूला? हाँ बोलो। म्यू नॉट कैपिटल R स्क्वायर। पहले तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, हमेशा इस टर्म में याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहता है। सर ऊपर 2 पाई R स्क्वायर। हाँ आएगा, ऊपर में आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, नीचे में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पर मेरा di का टर्म आ जाएगा। हाँ सर। ये कहानी होगी। अब इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई R स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, इस पर मैं ध्यान नहीं देता। di को स्मॉल n I dx, तो स्मॉल n भी यहाँ पर, I भी यहाँ पर, इसको भी ध्यान नहीं देता। ये हो गया मेरा dx अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा हो गया।
बोलिए बेटा, यही हुआ ना? हाँ सर। अब इसमें x का वेरिएबल है, ऐसा है वैसा है, तो अगर हम इस x वेरिएबल को थीटा में चेंज कर ले तो हम लोगों को इंटीग्रेट करने में भी आसानी होगी और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस भी नहीं करना पड़ेगा, है ना? बोलो बोलो। हाँ हाँ, तो ये अगर थीटा है, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे आप, जैसा बस एक ट्रायंगल बना दो, तो एक तो वैसे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो ना तुम लोग? चालू नहीं नहीं हुआ। सर, स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट नहीं हुआ है। कल क्लास थी एसपीएम सर की तुम लोगों की ना? नहीं? नहीं सर। अच्छा, संडे है सर। नहीं ठीक है, कोई मैं कुछ, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये x ये r, तो ऐसे भी दिख रहा है tan थीटा इज x बाई r, x इज इक्वल टू r tan थीटा। यस सर। और वैसे भी अगर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़े होगे, ये ज्योमेट्री नहीं भी रहता, केवल ये एक्सप्रेशन रहता, तो भी x इज इक्वल टू r tan थीटा आप सब्स्टिट्यूट करते ना? हाँ सर। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेशन में पूरे मैथ में कोई आपको ज्योमेट्री नहीं बताएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जहां टर्म आएगा वहां बोलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू आर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करो। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये बड़ा ब्यूटीफुल सब्स्टिट्यूशन है, इसका आपको ज्योमेट्रिकल ध्यान में रखोगे तो एक ही बात है। तो एनीवे, इस इंटीग्रेशन के लिए हम x इज इक्वल टू आर tan थीटा पुट कर देते हैं। तो x अगर r tan थीटा होगा तो dx मेरा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा, होगा? तो ये जो इंटीग्रल है हमारा, उसमें dx की जगह लिख देंगे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर चला गया तो r क्यूब tan क्यूब sec क्यूब थीटा। समझ रहे हो? बोलना बेटा, समझ रहा है सब? ऊपर भी आर की क्या ऊपर? आर की क्या r? सर 2πr² से r आया और r से नहीं स्क्वायर। नहीं, अरे मैं केवल इतने इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा हाँ सर। अभी सिर्फ मैं इतने इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। हाँ सर वो तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 बाई सेक, मतलब कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा के टर्म में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो अपने केस में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक, है ना? तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। कॉस का इंटीग्रल साइन होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये मेरा हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये तो केवल इंटीग्रेशन का पोर्शन था। अब आते हैं इस ओवरऑल एक्सप्रेशन पर। तो ये जो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन है उससे b की वैल्यू मिल गई म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऊपर हो गया मेरा 2 पाई आर स्क्वायर, इधर हो गया मेरा इंटीग्रेशन का 1 बाई आर स्क्वायर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और फिर हो गया मेरा स्मॉल n इंटू स्मॉल आई। ऐसा हो गया? कोई टर्म छूटा क्या देखो तो? बोलिए। So b is equal to mu naught small n small I upon 2 sin alpha plus sin beta।
ये आपका जनरल एक्सप्रेशन हो गया सोलेनोइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। सर मैंने बस वो जो आपने आई के लिए जो किया था ना, n/l इंटू dx वाला जो था, वो वाला पार्ट नहीं किया। उसके बिना मैंने करना स्टार्ट कर दिया था, तो गड़बड़ हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। इस डेरिवेशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? फटाक से कॉपी कर लीजिए, नहीं है तो। आगे बढ़ूं? हाँ सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। ठीक है। केस 1, if solenoid is of इनफाइनाइट लेंथ, क्योंकि मोस्टली आपको इसी फॉर्मूला से डील करना है। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो अपने फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू π/2 होगी। हाँ सर। तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा उस केस में B = μ0 ni। मिलेगा? बोलो। हाँ सर। केस 2, अगर सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट एंड पे लोकेटेड है एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, तो हाफ हो जाएगा सर। तो किसी एक एंड पॉइंट पर देखेंगे तो एक एंगल 0 हो जाएगा और दूसरा π/2 हो जाएगा। होगा बेटा? हाँ सर। तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला बोलेंगे? B = μ0 ni/2। हाँ। बीच के किसी केस के लिए ऐसे ही अल्फा और बीटा की वैल्यू को ट्विक करके हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, है ना? अच्छा, अब एक बार जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो जो जनरल एक्सप्रेशन बी का मिला। अगर देखोगे ध्यान से तो एक्सिस पर ये सोलेनोइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में ऐसा बोल दूं उस पर डिपेंड करता है। नहीं समझे? अच्छा, इसको छोड़ दो, चलो अल्फा बीटा को छोड़ दो, इनफाइनाइट वाले को देखो। अगर मैं इनफाइनाइट वाले एक्सप्रेशन को देखूं
तो ये सोलेनॉइड के रेडियस से इंडिपेंडेंट है। Yes. है ना, सोलेनॉइड के रेडियस से इंडिपेंडेंट है हमारे एक्सप्रेशंस। अच्छा, अब हम लोगों को तो सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी ऑब्लिक पॉइंट पे कैलकुलेट करने आता नहीं, हम लोग तो सिर्फ एक्सिस पर करते हैं। हाँ सर। है ना, तो इसमें भी हमने सोलेनॉइड के एक्सिस पर ही किया। तो जब आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे सोलेनॉइड के, तो इसके कुछ इनहेरेंट एजम्पशन है जो आपको मानने ही मानने हैं। मानने ही मानने हैं मतलब जहां कहीं भी सोलेनॉइड लिखा हुआ है तो सोलेनॉइड का मतलब होता है कि इसका लेंथ इज मच मोर कंपेयर्ड विथ रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। है ना, तो वैसे केस में जो हम लोगों ने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, यही मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे कैपेसिटर में क्या था, कैपेसिटर में भी यही कहानी थी ना, दो प्लेट थी, दोनों प्लेट जब क्लोज टू ईच अदर थे तो इनसाइड किसी पॉइंट की वजह से ये इनफाइनाइट प्लेट के जैसा लगता था, तभी इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। यस ठीक है, तो ठीक वैसे ही जहां भी कहीं सोलेनॉइड लिखा हुआ होगा वहां, जैसे कैपेसिटर में हम अपने मन से मान लेते थे ना कि टू पैरेलल प्लेट आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये एक इनहेरेंट असम्पशन था कैपेसिटर के डेफिनेशन में। Yes. तो ठीक वैसे ही सोलेनॉइड के डेफिनेशन में ये एक इनहेरेंट असम्पशन है कि लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज मच मोर कंपेयर्ड टू इट्स रेडियस। ठीक है, सो in definition of solenoid, length of it is much more compared with radius of solenoid। so ये जो L है ये बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू R से। तो इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड inside it will remain uniform throughout its volume। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? हाँ सर। एक और नोट देखो कॉमन सेंस जैसा, मैं लिखने दूंगा, टाइम घबराना मत। ये जो हमारा सोलेनॉइड का ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन था, इस ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन को अगर आप एक बार और ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी। देखिए, ओ भाई साहब, यहां पर मैंने बोला था इनटू करंट है और इस क्रॉस सेक्शन पर करंट आउट टू है।
चलो ध्यान से देखना, मैं इसको स्ट्रेट कंडक्टर के हिसाब से भी अगर देखूं तो आउटसाइड किसी पॉइंट पर, मान लो मैंने यहां ले लिया, ये कोई पॉइंट पी ले लिया, तो किसी एक क्रॉस और डॉट के पेयर के हिसाब से देखोगे तो जो क्रॉस है उसके कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर, जो डॉट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर दिख रहा है। आप सिर्फ इन दोनों पेयर के लिए कंपेयर कीजिए, समझे? हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड कहीं भी, इधर उधर कहीं भी देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ये यूनिफॉर्म होगा। बट ये दोनों बातें तब होंगी, जैसे बाहर वाला भी 0 कब होगा, जब इन दोनों के बीच गैप बहुत छोटा है, तभी तो स्ट्रेट कंडक्टर से पॉइंट पी ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर होगा, चाहे मैं क्रॉस वाला लूं या डॉट वाला। यस सर। समझ गए? तो ये जो L मच ग्रेटर देन R है उसका ये सिग्निफिकेंस है। सो आइडियली सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो फिर एक बार आउटसाइड वाला बता दो। फटाक से कॉपी। आउटसाइड में मैंने कहा, बाहर में जैसे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, केस 1 से बाहर, जैसे बाहर में मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, तो उस पॉइंट पी पर अगर देखोगे तो इस क्रॉस के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इस डॉट के कारण इधर होगा। तो इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सर अगर आउटसाइड एक्सिस पे हुआ सोलेनॉइड के तो 0 नहीं होगा? क्या हुआ? आउटसाइड एक्सिस पे, उस हाँ पे भी 0 होगा। सर, लेकिन वो तो हम लोग वैसे ही निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके, जैसे एक्सिस। वैसे अगर आप इंटीग्रेट करके उसको निकालेंगे तो देखिए मैं फिर समझाता हूं, 2 मिनट मेरी बात सुनना। मान लो आउटसाइड पॉइंट पर हम इंटीग्रेट करके निकाल रहे हैं, ठीक है? तो आउटसाइड पॉइंट पे इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन आएगा μ0 ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2 आ जाएगा। सर शायद साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्या बोल रहे हैं? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ऐसा कुछ। हाँ, अगर अपने टर्म में अगर हम करें, मान लो इसको डिपेंड करता है अल्फा बीटा, चलो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारा पॉइंट आउटसाइड है और सोलेनॉइड लॉन्ग है, आप एक बार वहां पे देखो जहां पर tan थीटा इज x इज इक्वल टू r tan थीटा मैंने लिया था। Yes. तो r बहुत छोटा है तो थीटा की वैल्यू छोटी होगी, Yes. है ना? तो जब थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा करूं तो वो ऑलमोस्ट 0 होगा ना। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण आउटसाइड फील्ड हमेशा 0 होगा। सर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा 0 कैसे होगा? 0 कैसे होगा? थीटा बहुत छोटा है मेरा। हाँ सर। तो अल्फा और बीटा, जब साइन थीटा छोटा होता है तो थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के ही बराबर होती है। हाँ सर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट मतलब उसमें ये दोनों एंगल दोनों एक्सट्रीम से ही बना रहा है ना सर बट वो 0 अल्फा और बीटा जब बहुत छोटे तभी होंगे ना, मतलब वो एक्सिस से बहुत ज्यादा दूर है तब। बट अगर जस्ट सोलेनॉइड के बाहर के पॉइंट पे डिस्कस करें एक्सिस पे तो उसको फ्रिंज इफेक्ट कहते हैं बेटा। तो वो तो एक्सेप्शन है, उसको फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं कि जस्ट कॉर्नर ऑफ सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड टर्न लेता है
तो वो फ्रिंजिंग इफेक्ट है। वो फ्रिंजिंग इफेक्ट चलो मतलब वो जैसे कैपेसिटर में भी क्या होता है पता है, कैपेसिटर के अंदर, एक मिनट देखो हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, तो ऐसा होता था ना, हम लोग कहते थे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ऐसा है ऐसा है, याद है, ये प्लस है ये माइनस है। तो लेकिन जो कॉर्नर है यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा थोड़ा ना होता है, सारे फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ टर्मिनेट होते हैं, यहाँ से यहाँ टर्मिनेट होते हैं। तो ये जो कॉर्नर का फ्रिंजिंग इफेक्ट है ये एक्सेप्शन है। हम लोग जब आइडियल कैपेसिटर या आइडियल सोलेनॉइड की बात करते हैं तो ये फ्रिंज इफेक्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ये हमारे कोर्स से के बियॉन्ड है, इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं होता है, नहीं समझे। ये तो ज्योमेट्रिकल एब्रेशन है जिसकी वजह से होता है, इसका मैग्नेटिज्म के या कैपेसिटर की थ्योरी से लेना देना नहीं है। तो जब भी कभी हम लोग सोलेनॉइड या कैपेसिटर जिस पर्पस से पढ़ते हैं, जैसा मैंने कहा कि इसका पर्पस है इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड रखना, तो उस केस में इसी सब एब्रेशन से बचने के लिए हम लोग कैपेसिटर में कह देते हैं स्मॉल डिस्टेंस और सोलेनॉइड में कह देते हैं लार्ज सोलेनॉइड। बट हाँ, टेक्निकली अगर ऐसे देखा जाए बिना ये सारे थीटा एल आर के एजम्पशन के, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। लेकिन आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, इसके लिए हम इसके ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्या कर सकते हैं उसका ये कहानी है। तो वो मैक्सिमम करने के आइडियल बनाने का नाम है लॉन्ग सोलेनॉइड, समझे। अदरवाइज गोइंग बाय द नॉर्मल फंडामेंटल डेफिनेशन, बाहर मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। जैसे इस पॉइंट पी पर भी, यहाँ इन दोनों के बीच मैं कह रहा हूं गैप कम है, तब पॉइंट पी पे जीरो दिख रहा है ना, लेकिन गैप है मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, पॉइंट पी पे जीरो थोड़ा ना दिखेगा। हाँ, जो डायग्राम मैंने यहाँ पर पॉइंट पी पर बनाया है, यहाँ पर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया जीरो होगा, वो होगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो गैप है ही। तो फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में आर आएगा ही जो कैंसिल नहीं होगा। आर मतलब जो लेंथ वाले का होता है डिस्टेंस। तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड की कहानी है जहां पर रेडियस ऑफ सोलेनॉइड इज वेरी स्मॉल। तो वो उस आइडियल सोलेनॉइड की कहानी है जिसमें कि बी आउटसाइड जीरो और बी इनसाइड यूनिफॉर्म होता है। तो हम लोग जब सोलेनॉइड नाम का चीज बुक में देखेंगे या पढ़ेंगे तो ये इनहेरेंट एजम्पशन हमें लेके चलना होगा। ओके सर, ठीक है। इन प्रैक्टिस देखो, चलो बुक के लैंग्वेज में मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो एक काम करते हैं, अगर दिख गया तो बुक में जो लिखा हुआ है जस्ट मैं एक रीड आउट करता हूँ। मुझे 2 मिनट का टाइम दो, कोई एक बुक खोलने दो मुझे। आप लोग तो कॉपी करो, मैं जस्ट कोई भी एक अच्छे रेफरेंस बुक में क्या लिखा होता है, क्या वर्डिंग है वो समझाता हूँ, तो आपको समझ आएगा। आप तब तक लिखिए, मैं कोई एक बुक तब तक पीसी पे खोलने की कोशिश करता हूँ। कोई भी रैंडम कोई भी अच्छी बुक खुल जाए तो मिल जाएगा मुझे। 2 मिनट आप लोग कॉपी करो, वेट मत करो मेरा। हाँ देखो, जैसे बियर्स जॉनसन में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है मैं आपको एग्जैक्टली चिपका देता हूँ, तो आपको समझ आएगा कि साइंस का डेवलपमेंट होता कैसे है। आप लोग कॉपी कर रहे हो? कॉपी कर लिया है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा कर लिया है तो मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो, वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक में लोग क्या लिखते हैं, इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज लार्ज कंपेयर्ड विथ रेडियस, the internal field near its center is very nearly uniform and parallel to axis। ये बात समझ में आई? and external field near the center, very small,
इन प्रैक्टिस, हाँ ये बात बता रहा था मैं, इन प्रैक्टिस वी टेक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वेरी टाइटली उन लॉन्ग, ये लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब समझो, लॉन्ग वर्ड का मतलब वही हुआ, लेंथ इज मच ग्रेटर देन आर, इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एंड जीरो आउटसाइड इट। आई बात समझ में? ये कैपेसिटर बोल रहा हूँ। सोलेनॉइड का प्रैक्टिकल डेफिनेशन, हाँ सर। ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, एक और टर्म आता है फर्जी सा, जिसको बोलते हैं ट्रोएड। तो सोलेनॉइड अगर समझ में आ गया तो ट्रोएड कुछ नहीं है, वो सोलेनॉइड का ही भाई है। TOROID। सर आप एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ाओगे? अभी जस्ट ट्रोएड के बाद वही पढ़ाऊंगा। ट्रोएड के बाद जस्ट एम्पियर सर्किट लॉ, फिर प्रॉब्लम, फिर ये चैप्टर खत्म। फिर परमानेंट मैग्नेट टाइप का नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला बचेगा, तो वो क्लासिकल मैग्नेटिज्म देखेंगे। बट हाँ, क्या बताता ट्रोएड। तो ये जो सोलेनॉइड है ना, इस सोलेनॉइड को अगर मोड़ के एंड टू एंड ज्वाइन कर दो तो ये एक सर्कल बनेगा। मैं जस्ट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओ भाई साहब, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। एक मिनट। हाँ, हो गया, काम लायक हो गया मेरा। तो इस सोलेनॉइड को अगर हम ऐसा कर दें, दोनों एंड को मिला के गोल बना दें, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Yes. ओ भाई साहब, सब समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सोलेनॉइड के दोनों एंड को ज्वाइन करके ऐसा बना दिया। अब अगर मैं इसमें वाइंडिंग देखूंगा तो इसकी वाइंडिंग्स मुझे ऐसी दिखेंगी। ऐसे दिखेंगे इसकी वाइंडिंग, बोलिए। हाँ सर। तो ये जो बन गया ना, इसी को ट्रोएड कहते हैं। अब इस ट्रोएड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रोएड का आप इसमें एक हो गया ये रेडियस कैपिटल आर वाला, और एक जो सोलेनॉइड का अपना रेडियस था स्मॉल आर वाला, वो। तो ये है तो आपका ट्रोएड, है तो सोलेनॉइड ही, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इसमें जस्ट इसका कोई एप्लीकेशन आपसे पूछेगा नहीं, जस्ट रहता है। ये कैसे बताओ? अच्छा, इस पॉइंट को 1 कह देते हैं। हाँ, इस पॉइंट 1 या इसमें क्या है, इनसाइड आउटसाइड कहने पे आपके दिमाग में आ जाएगा कि इनसाइड का मतलब इसके अंदर हो गया, ऐसा नहीं है। 1 2 3 कर देता हूं। ये पॉइंट है मेरा, ऐसा कलर, ये पॉइंट है मेरा 1, ठीक है। यहाँ पर अंदर का कोई पॉइंट को मैं 2 कह देता हूँ और बाहर के कोई पॉइंट को 3 कह देता हूँ। तो इस ट्रोएड में भी जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा पॉइंट 1 पर होगा, उसकी वैल्यू होगी ना, Yes. जैसे सोलेनॉइड में देखा था। तो ये जो होगी, इसका फॉर्मूला खाली थोड़ा ऐसे ही चेंज कर देता है लोग, म्यू नॉट एन आई लिख दिया। तो अब थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए, म्यू नॉट एन को लिख देंगे नंबर ऑफ टर्न,
और अब इसके लेंथ को मैं 2 पाई कैपिटल R लिख दूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने सोलेनॉइड के लिए डिराइव किया था, नया कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये फॉर्मूला कहलाता है टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, जिसका कि कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, आज तक कहीं पूछा भी नहीं है, इसका कोई बहुत ज्यादा रूल भी नहीं है, बुक में रहता है, इसीलिए मैं लिख देता हूं। और ये फॉर्मूला भी कुछ नया नहीं है, ये सोलेनॉइड ही है, सिर्फ इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, टोरॉइड कॉइल कहते हैं इसको, अदरवाइज ये वही है। क्लियर है? ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस, कोई यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं आता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा काम का है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर्स लॉ। सर हाँ बोलो। सर ये जो V1 है ये कोई भी पॉइंट के लिए है ना, जो मतलब वो टोरॉइड के अंदर अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए है। सर B2 और B3 जीरो होगा। B2 और B3 जीरो होगा, नहीं लिखा क्या मैं? B2 और B3 जीरो होगा। ये तो सोलेनॉइड के आउटसाइड पॉइंट का हो गया, तो सेम इन लॉजिक सेम कहानी, B2 B3 जीरो होगा। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए। फिर एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ बोलते हैं, कहीं कहीं इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ भी बोलते हैं, एक ही बात है, वो लैंग्वेज है, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स कुछ सर्कुलर के जैसा है। इंटीग्रेशन में एक टर्म आता है सर्कुलर इंटीग्रेशन, उसी के जैसा है। जल्दी कॉपी कर लीजिए। एक्चुअल एम्पियर्स लॉ पर आने से पहले मैं जस्ट आपको एक चीज सिमेट्रिकल रिजल्ट में दिखाने की कोशिश करता हूं। लिखिएगा कोई मत, सब लोग ध्यान से सुनिए, कोई नहीं लिखेगा, सब ध्यान से सुनेगा। सपोज मेरे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, तो एक ये क्रॉस जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी भूल जाओ, एम्पियर्स लॉ से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में इनफाइनाइट में करंट आई फ्लो हो रहा है, थंब को मैंने यहां रखा, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने जाऊं तो किसी भी आर रेडियस के लूप में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल मिलेगा बेटा। तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा टेंजेंशियल मुझे मिलेगा। अच्छा, तो ओवरऑल देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया, है ना? अगर कोई, आप ऐसे सोचिए, अब आप इस बात को इंटीग्रेशन से समझ लीजिए। इंटीग्रेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B, ये तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, ये तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। और हम लोग डिराइव कर चुके हैं कि B की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। 2 पाई r, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो अगर हम इस मैग्नेटिक सर्कुलेशन को लें, ध्यान से ये वर्ड को समझो, मैग्नेटिक सर्कुलेशन का मतलब होता है कि इस पाथ पर अगर हम घूमते रहें, इस क्लोज्ड पाथ पर, तो जो हमारा मैग्नेटिक सर्कुलेशन होगा, ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सर्कुलेशन। तो मैग्नेटिक सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो ये जो B डॉट dl वेक्टर होता है ना, ये B डॉट dl वेक्टर को हम लोग मैग्नेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर?
है ना। जैसे याद था ना, हम लोग एलिमेंट्री करंट बोलते थे, आईडीएक्स, करंट एलिमेंट, वर्ड याद है। हाँ सर। यस। तो ये जो मैग्नेटिक सर्कुलेशन हो गया बी डॉट डी एल, इस क्लोज लूप में अगर हम क्लोज लूप में मतलब इस सर्कल में इस टोटल मैग्नेटिक सर्कुलेशन की वैल्यू देखें बी डॉट डी एल की, तो आप ध्यान से देखेंगे हर पॉइंट पर बी की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। डीएल की वैल्यू डीएल और एंगल बिटवीन देम इज cos 0 डिग्री होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगर हम, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कांस्टेंट है, cos 01, और इस क्लोज लूप में डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो जाएगा। हाँ सर। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी म्यू नॉट इंटू आई। ये मैंने अभी तक एम्पियर्स लॉ नाम का कोई चीज नहीं पढ़ाया, मैं जस्ट आपको ये सिखाने की कोशिश किया कि मैग्नेटिक सर्कुलेशन along a closed circular path of a uniform long straight carrying conductor, उसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई होती है। एम्पियर्स लॉ वर्ड अभी भूल जाओ, मैंने बोला ही नहीं। ये तो आपको दिख रहा है अभी सबको, ये दिख रहा है सबको ना। हाँ सर। अच्छा, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर लॉ पे आते हैं। यस सर। ठीक है, अब आप याद कीजिए गॉस लॉ को। गॉस लॉ में क्या था कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा कूलम्ब्स लॉ से मिलता था, वही रिजल्ट गॉस लॉ से पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग दिखा के ये कहते थे कि देखो ये रिजल्ट सिमिलर टू कूलम्ब्स लॉ ही है, ऑल्दो वो हाईली सिमेट्रिकल कंडीशन था। उसके बाद जब उसको हम जनरलाइज करते थे किसी कंडीशन के लिए, तो गॉस लॉ कहते थे। यही कहानी है। ठीक वैसे ही इस हाईली सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए हम लोगों ने जो रिजल्ट डिराइव किया, वो रिजल्ट मुझे हिंट करता है, इस बात को लिखने का तरीका ये होगा कि मैग्नेटिक सर्कुलेशन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ is always mu naught times current enclosed within it। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिखूं, कि मैग्नेटिक सर्कुलेशन along a closed path of any shape, मैंने सर्कुलर लेके दिखाया है क्योंकि इंटीग्रेशन करना मुझे आसान था। जैसे सोलेनॉइड के एग्जांपल में दूसरा शेप भी लेके दिखाऊंगा। कहाँ चला गया? क्लोज पाथ ऑफ एनी शेप is always equals to mu naught times current enclosed within it। जैसे आप गॉस लॉ में एक बार याद कीजिए
कि गॉस लॉ में जब आपका चार्ज इनफाइनाइट रॉड था तब तो गॉस लॉ से और कूलम्ब्स लॉ से दोनों से निकाल के दिखाया था, याद है? बोलिए। बट जब उसी का लेंथ फाइनाइट था, अल्फा बीटा वाला रिजल्ट, तो आपने देखा होगा कि उसको हम लोग गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं का मतलब है कि अगर मैं गॉस लॉ तभी लगाऊंगा जब उसमें इंटीग्रल E डॉट ds उसमें जो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उस इंटीग्रेशन को अगर मैं कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहा हूं जिस किसी स्ट्रक्चर में, उसमें उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो लॉ रॉन्ग है। ठीक वैसे ही इस एम्पियर्स लॉ में अभी जो मैंने आपको इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के सर्कुलर लूप के लिए करके दिखाया, तो वो एक जनरल, वो एक स्पेशल कंडीशन है, बट ये फैक्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, साइज एंड पाथ दैट इज इंपीरियल लूप टेकन। ये सबके लिए कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट है, और वो इस जनरल रिजल्ट को हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ कहते हैं। इस एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रूफ अगर देखोगे तो प्रूफ नहीं है, इसी तरह के वेरिफिकेशंस हैं। जैसे इनफाइनाइट सर्कुलर लूप के कारण वेरीफाई करके दिखाया, सोलेनॉइड के कारण वेरीफाई करके दिखाऊंगा, तो वैसे केसेस में जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, उसमें हम लोग बायट-सावर्ट लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, इसको अलग से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ आई? तो ये जो जनरलाइज रिजल्ट है, इसको हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ कहते हैं। हाँ, बट इस एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंटेलिजेंटली यूज कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो वो इंटेलिजेंटली यूज करने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाना पड़ेगा मतलब ये सर, ये जो क्लोज लूप है वो इस तरह से चूज करें कि उसका इंटीग्रेशन निकालना आसान हो, तो इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो थोड़े फॉलो करने पड़ेंगे हम लोगों को। क्लियर है? तो ये जो करेंट इनक्लोज्ड विद इन इट है, इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसका मतलब हुआ कि म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, लिखना मत अभी। सपोज, जस्ट एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक I1 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कहीं, I2 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कहीं, डॉट है, I3 करंट कहीं यहां फ्लो कर रहा है, डॉट है, कुछ और कर लो, I4 करंट कहीं यहां फ्लो कर रहा है, ये क्रॉस है, I5 करंट कहीं यहां फ्लो कर रहा है, डॉट है। तो अगर मैं एक एम्पीरियल लूप आर्बिट्ररी ऐसा लेता हूं, ऐसा, तो इस लूप में जो मैं लिखूंगा ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, अब ये तो मैं लूप कैसे चूज करूंगा उसके बेसिस पर इसका कैलकुलेशन होगा, बट इसकी वैल्यू होगी इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यू नॉट इंटू I1 और I4, ये दोनों का साइन सेम है, और I3 और I2 का साइन इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट है। जैसे चार्ज इनक्लोज में प्लस क्यू और माइनस क्यू लेते थे, समझ रहे हैं? और I5 इस लूप से बाहर है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज का मतलब है। हाँ, अब ये इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने लूप कैसा चूज किया है। Although this law is valid for any random shape and size of loop. क्लियर है सबको? यस सर। तो शायद यहाँ से ग्रीन कलर यहाँ से कॉपी करना बाकी है।
सर वो -I3 - I2 है ना? 2 था, हाँ 2 होगा। जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके कुछ एप्लीकेशन अभी और देखते हैं। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है। तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने में गॉस लॉ के जैसा थोड़ा सा हम लोगों को ये सोच समझ के चलना पड़ेगा कि लूप कैसे चूज करें कि हमारी मैथमेटिक्स आसान हो जाए। तो उसके लिए जस्ट मैं कुछ रीड आउट कर देता हूँ, वही सारे गाइडलाइंस है, नया कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इसके मैथमेटिक्स के पे आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करना मतलब नहीं है। देखिए, जस्ट मैं काम की चीजें आपको रीड आउट कर देता हूँ, उसमें तो बहुत कुछ लिखा रहता है। ये जो B है ये हमेशा हमारे पाथ का टेंजेंट होगा ना, तो क्या होगा कि B.dl को इंटीग्रेट करने में को सबसे पहले तो वेक्टर मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। ये बात समझ आया? क्योंकि मैग्नेटिक सर्कुलेशन के लिए मुझे B.dl चाहिए, आया ना? बोलिए। Yes. हाँ सर। तो अगर B और DL का पाथ सेम होगा, मतलब 0, 90, 180 इस तरह का कुछ होगा, तभी ये कैलकुलेशन मेरे लिए आसान रहेगा। हाँ सर। तो हमेशा टेंजेंट या परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से चूज करेंगे कि इस पे मुझे ध्यान देना होगा, ठीक है? अगर B परपेंडिकुलर है तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, ये जैसा मैंने कहा, ये चूज करते वक्त जो सम जजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर चूजिंग इंटीग्रेशन पाथ, टू यूजफुल गाइडिंग प्रिंसिपल। टू यूजफुल मतलब कि फील्ड जहां निकालना है मस्ट लाई ऑन द पाथ एंड द पाथ मस्ट हैव इनफ सिमेट्री सो दैट द इंटीग्रेशन कैन बी इवेल्युएटेड, जो मैं तब से इतनी देर से आपको बता रहा था। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, लिखिएगा मत, 2 मिनट, ये आपको मैं नोट भेजूंगा, उसमें कॉपी कर लेना। अभी एक बात समझो, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। वही लॉन्ग सोलेनोइड का जो अभी अभी देखा है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेते हैं। लॉन्ग सोलेनोइड का एग्जाम्पल देखते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है। अच्छा, लॉन्ग बोलता हूं मतलब इनफाइनाइट। हम लोगों ने जो अल्फा बीटा एंगल वाला देखा है उसमें इनफ सिमेट्री नहीं है, तो उसको मैं एम्पियर्स लॉ से नहीं प्रूव कर पाऊंगा। लेकिन जहां पर लेंथ इनफाइनाइट है उसमें इनफ सिमेट्री है, तो उसको मैं एम्पियर्स लॉ से प्रूव कर पाऊंगा। आई बात समझ में? एम्पियर्स लॉ से जिसको मैं नहीं प्रूव कर पा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि एम्पियर्स लॉ गलत है। इसका ये मतलब है कि एम्पियर्स लॉ लगाने लायक जो मैथमेटिक्स आनी चाहिए वो मुझे नहीं आती है। वो मैथमेटिक्स का फेलियर है, लॉ का नहीं। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? डॉट डॉट डॉट। तो ये लॉन्ग सोलेनोइड है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का है। पहले हम इनसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेट इट बी पॉइंट P, ठीक है? तो पॉइंट P को पाथ के टेंजेंट में रखते हुए अगर मैं कोई भी एक लूप बनाता हूं, सब लोग सुनो इस बात को, अगर मैं कोई भी एक लूप बनाता हूं तो वो लूप
या तो ऊपर वाले पार्ट को अंदर ले पाएगा या नीचे वाले को, दोनों को तो ले ही नहीं सकता ना। यस सर। समझे मेरी बात? तो पॉइंट P को लेके मैंने क्लोज्ड लूप बनाया। कैसा? तो A to B, B to C, C to D, फिर D to A, ऐसा एक क्लोज्ड लूप बनाया। इस लूप का डायमेंशन अपने मन से जो मन करे वो ले लो। मान लो मैंने स्मॉल l ले लिया रेक्टेंगल का, ठीक है। अब अगर मैं एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक सर्कुलेशन दैट इज B डॉट dl की वैल्यू को म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड इससे कंपेयर करने की कोशिश करूं, देखिएगा ध्यान से। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इस इंटीग्रेशन को, कि B डॉट dl, कहीं से स्टार्ट करो, A से स्टार्ट किया, तो फ्रॉम A टू B प्लस B डॉट dl। ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि B और dl के बीच हर जगह सेम एंगल नहीं है, तो ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इंटीग्रेशन के लैंग्वेज में। समझ रहे हैं? ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लूड। तो अगर मैंने लेंथ L लिया है इस रेक्टेंगल का, तो म्यू नॉट टाइम्स करंट पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ऐसा होगा। ये एक्सप्रेशन समझा आप लोगों ने? हाँ या ना, बोलिए। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, B डॉट A, मतलब जब हम A से B तक जा रहे हैं, तो A से B तक जाने में AB लेंथ का DL वेक्टर और B वेक्टर एक ही लाइन में है, यस सर। तो इसको मैं B इंटू स्मॉल l लिख दूं। B टू C में मैग्नेटिक फील्ड और DL वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली D टू A में इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। हाँ सर। और C टू D में आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी 0 कर सकते हैं कि आउटसाइड पॉइंट को लेकर कोई लूप लेंगे तो करंट इनक्लोज्ड 0 हो जाएगा। हाँ सर। आई बात समझ में? बोलिए। यस तो ये हो गया मेरा B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट N I इंटू L। तो देखिए B की वैल्यू इनफाइनाइट सोलेनोइड के इनसाइड पॉइंट पर वैसे भी म्यू नॉट Ni मिला था, ऐसे भी म्यू नॉट Ni मिला है ना? कोई दिक्कत? इसी तरह जो पॉइंट कॉर्नर का है वहां पर लूप बनाएंगे तो ये अंदर में L/2 ही लेंथ आएगा, तो उसमें म्यू नॉट Ni/2 हो जाएगा। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के वेरिफिकेशंस हैं। अदरवाइज एम्पियर सर्कुटल लॉ वैलिड है इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, साइज, ज्योमेट्री, सिमेट्री, सब। ठीक है। एक दूसरा रिजल्ट है जिसको कि हम लोग बायट-सावर्ट लॉ से नहीं निकाला था, उसको एम्पियर सर्कुटल लॉ से ही निकाल सकते हैं। वो हम लोग अभी सीखते हैं। जैसे पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हर जगह बायट-सावर्ट लॉ से आसान हो जाए जरूरी नहीं है। कहीं कहीं एम्पियर सर्कुटल लॉ से भी आसान होता है, कहीं कहीं वहां से भी आसान होता है। दोनों का थ्योरेटिकली दोनों करेक्ट है। सीखते इसलिए है क्योंकि दोनों में से किसको यूज करना पड़ेगा किस क्वेश्चन में, ये मुझे नहीं पता है किसमें किसकी आसानी हो जाएगी, इसलिए दोनों एक साथ पढ़ते हैं। दोनों लॉ वैलिड हैं। ठीक है। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर देखेंगे। लाइन वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड देखा था हमने,
जिसमें कि वो थिन वायर था और वायर का कोई शेप साइज नहीं लिया था, याद है? जिसमें रिजल्ट आया था म्यू नॉट एन आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, याद आ रहा है? बोलो बोलना भाई। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना? हाँ सर। उसमें वायर की कोई ज्योमेट्री नहीं लिया था ना हमने कि वायर कितना थिक है, थिन वायर की नहीं। वजह से लिया था। हाँ सर। तो यही अगर थिक सिलिंड्रिकल वायर है तो इस थिक सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पे कितना होगा ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस एम्पियर सर्कुटल लॉ के हेल्प से। तो इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग इनसाइड और आउटसाइड दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सो फर्स्ट केस कि पॉइंट का डिस्टेंस इनसाइड लाई कर रहा है तो x इज लेस इक्वल टू स्मॉल r। तो जब हम इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहां कहीं निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा एक्सिस है। तो सेम स्टोरी, यहां से x डिस्टेंस पर हम एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप लिया तो वही कहानी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल b डॉट dl, this should be equal to mu naught times current enclosed। तो ये हो जाएगा मेरा b into 2 pi small r, this is equal to mu naught times total current I है मेरा pi small r square, नहीं इसको x ले लेते हैं, r नहीं, गलत, इसको x लिया था ना, ये x, तो ये 2 pi x हो गया। तो I करंट है पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो उस पाई एक्स स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमारा करंट इतना ही होगा, है ना? तो यहाँ पर ये पाई गया और एक x यहाँ गया, तो मुझे b मिल गया म्यू नॉट इंटू आई अपॉन पाई नीचे r स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा कुछ मिल गया। सर 2 भी आएगा। कहाँ पे बेटा? हाँ, ऊपर एक 2 भी है। हाँ, वो डिनोमिनेटर में जाएगा। क्या बोल रहे हैं? डिनोमिनेटर में। अरे ये b नीचे आएगा, हाँ हाँ, ये डिनोमिनेटर में आएगा। अच्छा, और अगर हमारा x r से ज्यादा है, यानी कि आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो मैं निकालता नहीं हूं, ये समझिए, तो आप लोगों को आता है, मैं जबरदस्ती। तो x ग्रेटर देन r के लिए तो अभी निकाल के दिखाया ही था मैंने, है ना? बोलिए। तो उस केस का रिजल्ट तो आपको मालूम ही है कि उस केस में मेरा आ गया b इज इक्वल टू, बट हाँ, इससे पहले वाला जो था वो एम्पियर लॉ से ही हम लोग तो x की वैल्यू r से ज्यादा होगी तो क्या रिजल्ट होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, ऐसा होगा। तो इन दोनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा कि इनसाइड पॉइंट पर इट इज प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनल टू x कहां तक होगा? जहां तक x की वैल्यू रेडियस के बराबर है
उसके बाद ये हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। आई बात समझ में? कॉमन सेंस है, कुछ इसमें नया नहीं है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ। मैं थोड़ा जल्दबाजी इसमें इसलिए किया क्योंकि मुझे आपको इसके प्रॉब्लम कराने में दिलचस्पी है, ये फॉर्मूला में नहीं। ये तो सब लोग कर ही लेते हैं। तो जल्दी से कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम पे आते हैं। एक क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो केस 2 के बाद सिलेंड्रिकल वायर का दिखाओ। यहाँ से ठीक है, कॉपी कर लो, फिर उसका 2 मिनट रुक जाता हूँ। सर हो गया। गया, ठीक है। एक क्वेश्चन कीजिए, हर स्टैंडर्ड बुक में, रोडो में भी ये क्वेश्चन है, हर जगह रहता है और क्वेश्चन आसान है। और ये एम्पेयर्स लूप, मतलब आपके इसके लिए बता दूं कि ये एम्पेयर्स लूप का यूज भी करके होगा। तो जरा इसको कोशिश कीजिए। जो आंसर दिया है मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन था ये था, ये इसका आंसर है। हाँ सर, वैसे भी जे और एल परपेंडिकुलर ही है तो परपेंडिकुलर है। हाँ, बाकी लोग देखो आंसर मैच करने की कोशिश करो। आता है, आया कि नहीं? आता है तो ठीक, नहीं तो बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं अगर आ गया तो। हाँ सर। आया सबको? हाँ सर। पक्का? नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया तो देखो। सर जे क्रॉस एल से एक्चुअली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। हाँ, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसमें कैविटी है, तो कोई भी एक कैविटी बना दिया। इसके सेंटर से कैविटी का सेंटर, यही डिस्टेंस एल है। देखना तुम लोग, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वही है ना? ये एल दिया है, पढ़ ही लेता हूँ। इनसाइड होमोजेनियस axis is parallel to conductor axis is placed at a relative distance L. हाँ, current density J flow in the wire with induction at B inside the cavity। ठीक है, तो इस पूरे में करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं अपने मन से करंट का डायरेक्शन कुछ क्रॉस, वो कैविटी वाले पार्ट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कैविटी का सेंटर, ये हो गया इस वायर का सेंटर, और इसको मैं कर देता हूं कोई पॉइंट P। तो जनरल पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना?
तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको हम ये कह सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे सिलेंडर के कारण जितना होगा माइनस इस कैविटी के कारण जितना होगा, ऐसा कर सकते हैं। यस सर। तो पूरे सिलेंडर के लिए ये तो इनसाइड पॉइंट हो गया ना, हाँ और इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये अभी अभी हमने ऊपर डिराइव किया था। हाँ सर, क्या डिराइव किया था? हाफ म्यू नॉट जे क्रॉस एक्स। नहीं, जे क्रॉस एक्स नहीं बता, ये कह रहा हूँ, ये वाला रिजल्ट, ये जे के टर्म्स में आ जाएगा। हाँ वो मैं बता, ये आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर x, ये हमने डिराइव किया था। तो इसमें से I अपॉन पाई r स्क्वायर ही करंट डेंसिटी है ना, है ना। हाँ सर। तो म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे, और ये डिस्टेंस तो मेरा ओपी होगा, है ना, और आई डीएल क्रॉस आर होता है, अगर आपको याद हो तो। समझ रहे हो? तो ये जे में तो आईडीएल का टर्म है ना, क्रॉस ओपी होगा। हाँ उसके सर। बताओ, माइनस म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस सीपी होगा। जे और ओपी सीपी ये सब में 90 डिग्री का एंगल है ना। तो म्यू नॉट जे बाई 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा ओपी वेक्टर माइनस सीपी वेक्टर होगा। तो ओपी वेक्टर माइनस सीपी वेक्टर इज नथिंग बट ओसी वेक्टर, है ना। दैट इज म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस एल, ऐसा कुछ होगा। किसी को हाँ कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है सर। नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये थोड़ा सा ठीक ठाक ये भी है, यही एम्पियर सर्कुलर लॉ का ही ये क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, चलो ये दोनों डायग्राम देता हूँ, सॉरी तो लिख लिया सबने, नीचे करूं? नेक्स्ट जरा ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। मैंने जो एम्पियर्स लॉ को छोड़कर बाकी असाइनमेंट आपको भेजे थे, सब करके देखा क्या? हाँ सर। हो रहे हैं? यस सर। डाउट्स भी हैं? हाँ अगली सर। क्लास में सारे असाइनमेंट के डाउट डिस्कस करेंगे। इसको कोशिश कीजिए। हाँ, म्यू नॉट के बाई 2।
ये आपका आंसर है। हाँ सर। आया? हाँ सर। इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी कर सकते हैं, बायट-सावर्ट लॉ से भी कर सकते हैं। लगता है आपको ऐसा? हाँ सर, कर सकते हैं। क्योंकि ये इनफाइनाइट का फॉर्मूला तो है ही मेरे पास, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। तो इसको दोनों से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हैं। तो जिन्होंने एम्पियर्स लॉ से किया है वो उससे भी ट्राई करके देखो, किसी और से किया है वो भी ट्राई करके देखो। एटलीस्ट एक मेथड से सबका हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। मैं आप लोगों के घर के लिए इसमें लिख देता हूं कि दोनों मेथड ट्राई कीजिए। वैसे तुम लोगों ने किससे किया? एम्पियर्स लॉ से किया? यस सर। बायट-सावर्ट लॉ से भी करेंगे और एम्पियर्स लॉ से भी करेंगे। ठीक है, ये दोनों मेथड से ट्राई कीजिए। कोई एक मेथड से अगर अभी किया तो घर में जाके जरूर दोनों मेथड से ट्राई कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक क्वेश्चन देखो, सिमिलर तो नहीं लेकिन इस तरह का क्वेश्चन 2 बार जेईई में आया है। ये वाला क्वेश्चन कुछ उसी तरह का, एक बार कोशिश करके तो देखिए, पूछ चुका है जेईई में और अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जेईई में 2 बार आया है, तो एक बार कोशिश कीजिए। एम्पियर्स लॉ नहीं है ये, नॉर्मल मैग्नेटिज्म का है। तो एक मिनट लगता है कुछ कट गया ऊपर वाला इसका। पूरा पूरा है। सर हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? सर ये क्वेश्चन किया है। सॉरी नहीं सुना बेटा। किया है ये क्वेश्चन असाइनमेंट। असाइनमेंट में किया है क्या? हाँ सर, ये असाइनमेंट में है। हाँ दिया, असाइनमेंट में दिया था। कर लिया है सबने? मैंने तो एक बार कोशिश करो, बाकी जिसने नहीं किया कोशिश करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, असाइनमेंट में भी दिया होगा। ये है आंसर। यस सर।
ये आंसर दिया है। हाँ सर यही है। वेरी गुड। बोलिए, सबका हुआ या मैं बताऊं? देखिए, तुम लोग जानबूझ के शायद नहीं पूछ रहे हो या क्या है पता नहीं। हो गया है सबका? चलो चलो सुनो। इनिशियली जो टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर टी नॉट है तो इस 2T0 की वैल्यू mg के बराबर होगी, हाँ या ना? बोलिए। अब करंट फ्लो करने के बाद जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट को मैं I इंटू ए लिखूंगा। बोलिए। I को मैं लिखूंगा Q ओमेगा बाई 2 पाई लिखूंगा। हाँ या ना? यस। तो अब अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा। तो मेरा टॉर्क क्या हो जाएगा? M क्रॉस B होता है, तो ये टॉर्क मेरा हो जाएगा Q ओमेगा बाई 2 पाई A इंटू B। कोई डाउट किसी को? बोलिए। दोनों के बीच 90 डिग्री है तो साइन 91 होगा। बोलो तो सही। हाँ सर। अच्छा, अब मैकेनिक्स अगर लगाओगे, सब ध्यान से सुनो। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लो एक में T1 है और दूसरे में T2 है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लो T1 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। तो अब अगर मैं मैकेनिक्स लगाऊं तो ये T1 और T2 का सम mg के बराबर होगा। और T1 और T2 के टॉर्क का डिफरेंस, तो T1 और T2 के टॉर्क का डिफरेंस क्या होगा? T1 माइनस T2 इंटू डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। होगा ना बेटा? ये बात समझे कि नहीं? हाँ सर। ये इस टॉर्क को कंपनसेट करेगा, दैट इज Q ओमेगा बाई 2 पाई इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड भी। होगा ऐसा? बोलिए। हाँ सर। तो इसको सॉल्व करके मुझे T1 और T2 की वैल्यू मिलेगी। मुझे ढूंढना क्या था? ओमेगा की वैल्यू ढूंढनी है T0 के टर्म में, और T0 मुझे मिल चुका है mg/2, है ना? तो T1 T2 मिल गया मतलब ओमेगा मिल गया, मतलब समझ गए ना? आगे सब लोग कर लोगे या मेरा वेट कर रहे हो? सोच के बताओ। अभी अभी करके बताओ, सोचने का काम छोड़ो। अभी जिसका नहीं हुआ फाइनली इसको करके बताइए तो मुझे। आपके सामने सारे सॉल्यूशंस हैं पूरे, केवल वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको।
सर मुझे एक डाउट है बोलिए बेटा। सर, जो सिचुएशन गिवन है वो हम्म बोला है स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन 3T0/2 होना चाहिए, तो हम्म टॉप बैलेंस होने के लिए T1 को ही 3T0/2 होना पड़ेगा ना? क्या होने के लिए? मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग। Find the maximum omega with which the ring can be rotated if a string can withstand maximum 3/2। हाँ ठीक है, ठीक ठीक बोल रहे हो। हाँ सर, तो फिर तो 3 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए टेंशन। सर T0 की वैल्यू mg/2 है mg/2 है। हाँ तो फिर T1 है 3T0/2, दैट इज 3mg/2, तो उससे बिल्कुल। T2 आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, वही बात है। अगर मुझे सिर्फ मैक्सिमम के लिए वैल्यू निकालना है तो मैं डायरेक्टली T1 को लिख सकता हूँ 3mg/2, और T1 को 3mg/2 लिखूंगा तो T2 भी मिल जाएगा। हाँ है सर। ना, और उसके बाद ओमेगा भी मिल जाएगा। यस सर। आगे बढ़ूं? बोलिए बाकी लोग बेटा। हाँ सर। ठीक है, तो एक और सिमिलर क्वेश्चन करके देखते हैं, ऐसा ही वाला। ठीक है, इसी तरह का टॉक टॉक की कहानी है, सिमिलर क्वेश्चन। ये भी मेरे असाइनमेंट में होगा, अगर पहले किया होगा तो। आपके लिए मैं डायग्राम दे ही देता हूँ। क्वेश्चन में वैसे गिवन नहीं है, लेकिन आप लोगों को बनाने में, सॉल्व करने में आसानी हो इसके लिए। नहीं, ये जरूरत नहीं है डायग्राम की बेटा, बट डायग्राम दूंगा तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम अपने आप आ जाएगा। चलो दे दिया, कोई बात नहीं, बट कोशिश करो ये डायग्राम खुद से विजुअलाइज करके बनाने का। आप लोग का प्रैक्टिकल का क्या टाइमिंग है बेटा? 10 बजे सर। 10 बजे से। और ऑनलाइन होगा? हाँ सर, जूम पे। ऑनलाइन में क्या करते हो प्रैक्टिकल में? सर वो लोग लैब में वीडियो जूम से मतलब हमको दिखा देते हैं। अच्छा, वो जूम से दिखाते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बोलो वीडियो शूट करके भेज देंगे, देख लेना तुम लोग। खैर कोई नहीं, स्कूल का अपना कहानी रहता है, कुछ नहीं कर सकते अपन।
आया कुछ? टाइम हो रहा है आपका, इसके लिए प्रैक्टिकली जल्दी कह रहा हूँ। आया कुछ? चलो फटाफट मैं बताता हूँ। ये जो आपका स्क्वायर लूप है, ये तो स्क्वायर लूप है, क्वेश्चन में लिखा है ना? तो इस स्क्वायर लूप का साइड लेंथ मैं a मान लेता हूं, मतलब ये भी मेरा a है, ये भी a है, समझ रहे हो ना? समझ रहा है बेटा? हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो टॉर्क होगा, वो टॉर्क को हम लिख सकते हैं BIL फोर्स हो गया इस पर। हाँ सर। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनटू a cos थीटा। ये बात समझ आया कि नहीं? हाँ सर। BIA इंटू a cos थीटा, ये बात समझ आई कि नहीं? ये लेंथ a है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट a cos थीटा, ये वाला ये a sin थीटा। तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट a cos थीटा होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? सोच के बताओ। सर जो फोर्स लग रहा है वो लाइक हमारी तरफ आ रहा है, तो फिर सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये इधर साइड देखिए, इधर देखिए, ये लूप है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है और करंट इधर जा रहा है। आप लोगों के साइड टर्न हो जाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इनटू है, करंट इधर जा रहा है, तो आईडीएल क्रॉस बी, इधर फोर्स लगा। हाँ तो सर। ये अपनी जगह से इधर थीटा टर्न हो गया, यस सर। है ना? तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट का फोर्स ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, a cos थीटा। हाँ सर समझा। सबको समझ आया ये? या दूसरे बुक से दिखाऊं? मैं फिर कह रहा हूं, देखो इधर, ये इस नोटबुक को देखो, ये है मेरा लूप, ध्यान से देखिएगा सब। मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर जा रहा है, तो आईडीएल क्रॉस बी, फोर्स किधर लगा? हॉरिजेंटल लगा। तो ये अपनी जगह से ऐसे टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हुआ। बी अभी भी वर्टिकल है, आई अभी भी हॉरिजेंटल है, तो फोर्स इधर ही लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ ना बेटा? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ये विजुअलाइज कराना पर्पस था इस क्वेश्चन का, बाकी इसके आगे तो आसान है, मैं कर देता हूं। तो ये टॉर्क तक में किसी को कोई दिक्कत हुआ? दूसरा यहां पर फंसोगे कि इस टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा? mg का टॉर्क। mg का टॉर्क। mg का टॉर्क, इस टॉर्क का नाम लिख देता हूं मैं कुछ, मैग्नेटिज्म का टॉर्क, m, कुछ ऐसा नाम और कुछ नहीं। तो ये जो mg का टॉर्क होगा, तो mg तो तीनों वायर में होगा, तो स्क्वायर लूप है अगर, तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर टोटल मास m है, तो हर एक सेक्शन का मास m/3 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 ले लें। हाँ सर। या ऐसा भी कह सकते हैं कि हर सेक्शन का मास m ले लें, है ना? बोलिए। बोलिए। mg sin थीटा ही हो जाएगा क्या टॉर्क? हाँ, तो ये टॉर्क जो दोनों साइड वॉल है उसकी वजह से mg sin थीटा इंटू a/2, ये दोनों सेक्शन की वजह से, ज्योमेट्री देखिए फिर से, ये हाँ। अपनी जगह से थीटा इधर हुआ, तो
ये अपनी जगह से, तो इसका जो mg a/2 पर है वो ऐसे हो गया। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला वायर, इसका टॉर्क कितना होगा? सर वो भी mg sin थीटा into a/2 होगा ना? a/2 नहीं, इसमें ए a होगा, होगा। इसमें a होगा। यहां से लेंथ a है ना बेटा? हाँ सर। समझा गणेश? हाँ सर। तो ये टोटल मेरा हो गया 2mg sin थीटा इंटू a, है ना? अब इन दोनों को इक्वेट कर दो तो मतलब आंसर आ जाएगा शायद। इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो बी आई, बाकी देख लेना तुम लोगों से, मुझे नहीं आता। वो कुछ कुछ दिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया है। अच्छा मैं कर ही देता हूँ, नहीं आता है बोलूंगा, तुम लोग कहोगे सर को नहीं आता है, सर का क्या है। साइड लेंथ ए। चलो मास के लिए अब क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। मास के लिए दिया हुआ है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है और डेंसिटी वेंसिटी कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में हो सकता है कैंसिल हो जाए। तो ये मेरा हो गया। इस साइड में तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इस साइड में मैं मास को लिख देता हूं, a/3 हो जाएगा। मैंने m एक साइड कर लिया है बेटा, समझ रहा है? इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया s इंटू डेंसिटी रो इंटू g इंटू साइन थीटा इंटू a इज इक्वल टू b i a स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये a स्क्वायर और यहां पर मुझे a और a स्क्वायर दिखता है, ये जाएगा। बोलिए। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2s रो g tan थीटा बाई i, दिख रही है? 2s रो g साइन बाई कॉस हो गया tan थीटा अपॉन करेंट i। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? 3i। अच्छा नीचे 3i, हाँ माय मिस्टेक बेटा, नीचे 3i। ये 3 कहां से आया था? वो मास 1/3 होगा ना टोटल का। हाँ टोटल का 1/3 हो, बट एक साइड का लेंथ तो मैंने a लिखा था ना, नहीं समझे? एक साइड का लेंथ तो मैंने a लिखा था, तो ये 3 नहीं होगा। स्मॉल m क्या है? एक साइड का लेंथ है ना, एक साइड का मास है। हाँ सर। तो एक ही साइड का लेंथ मैंने a लिखा था, तो 3 नहीं होगा। ठीक है? सबको आया समझ में? बोलिए। हाँ सर। ठीक है, चलिए आप लोग प्रैक्टिकल दीजिए, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में जो जितने एक असाइनमेंट एम्पियर्स लॉ का अभी और दे दूंगा, फिर जितने असाइनमेंट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? उसके बाद एक मेंस का टॉपिक है, वो परमानेंट मैग्नेट थ्योरी। ये जेईई एडवांस में नहीं पूछता है, जो बार मैग्नेट होता है ना उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो अगर बोलोगे तुम लोग तो वो पढ़ा दूंगा, नहीं बोलोगे तो स्किप भी कर जाऊंगा, जैसा बोलो। नहीं सर, पढ़ाना है। लास्ट असाइनमेंट दोगे क्या? वो एक क्यूमुलेटिव असाइनमेंट जो आप हाँ दूंगा, वो भी हाँ दूंगा। पहले ये बताना कि वो जो परमानेंट मैग्नेट क्लासिकल मैग्नेटिज्म की कहानी है, वो स्ट्रिक्टली सिलेबस में लिखा है कि जेईई एडवांस में नहीं है।
मेंस में है, बोर्ड में है, बोलोगे पढ़ा दूंगा, 2 लेक्चर लगेंगे, थ्योरेटिकल है मोस्टली, और पढ़ा ही दूंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊं, चलो पढ़ा दूंगा, बात खत्म। तो अगली क्लास में क्लासिकल मैग्नेटिज्म पढ़ा दूंगा और इसके असाइनमेंट डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? ठीक है सर, चलिए बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।